नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बाहुबलियों, माफिया और बदमाशों के खिलाफ फुल एक्शन में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस बदमाशों की कमर तोड़ने और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में मौजूद उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने में जुटी है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने लखनऊ, मऊ और मेरठ में बदमाशों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त की गई है। दूसरी तस्वीर मऊ की है, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त किया है। और तीसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां गाड़ी चुराने और गाड़ियों के सामान बेचने वाले कथित कबाड़ी हाजी इकबाल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। और सबसे पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां हुसैनगंज इलाके में बाहुबली मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। आजमगढ़ कलेक्टर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 194 वर्ग मीटर में फैले इस प्लॉट को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। संपत्ति कुर्क करने से पहले प्रशासन की तरफ से वहां बकायदा ढोल बजाकर मुनादी की गई। सबसे पहले पूरे इलाके की नपाई की गई और फिर उसे कटीले तारों से घेरा गया। इस दौरान लखनऊ पुलिस की एक टुकड़ी भी वहां पर तैनात रही। आजमगढ़ से भी पुलिस की एक टीम वहां बुलाई गई थी, जिनकी देखरेख में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया गया कि यह संपत्ति 2007 में मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी आयशा अंसारी के नाम पर गलत तरीके से ली थी। इस मामले में 2014 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ में केस दर्ज किया गया और उसी के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और लखनऊ के बेहद पौष इलाके में मुख्तार अंसारी के प्रॉपर्टी को जब्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर आजमगढ़ पुलिस लगातार यहाँ पर कर रही है। सर, कितना का प्रॉपर्टी है सर यहाँ पर? कितना? 2078 स्क्वायर फीट। कौन से मामले में इसको जब्त किया जा रहा है? ये 14 एक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, उसमें जिलाधिकारी आजमगढ़ से आदेश दिए। जिलाधिकारी आजमगढ़ के हैं, तो बकायदे यहाँ पर ढोल वगैरह बजाकर ये कुर्क करने का प्रोसेस ये सब है। ये तहसीलदार सदर साहब है, वो करा रहे हैं। मैं एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल वगैरह बजाकर यहाँ पर जो कुर्क करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और ये जो प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी 194 वर्ग मीटर की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये 194 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी जो है बेहद पौष इलाके में मुख्तार अंसारी की है। हजरतगंज, लखनऊ का हजरतगंज यही पास में है और ये हुसैन मोहल्ला का है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको जब्त करने का जो प्रोसेस है वो कुर्क करने का जो प्रोसेस है वो आजमगढ़ पुलिस यहाँ पर कर रही है। आजमगढ़ जिला में गैंगस्टर के एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी के तहत जो है यहाँ पर कार्रवाई लखनऊ में की जा रही है। जितने भी प्रॉपर्टीज मुख्तार अंसारी के हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क किया जा रहा है। उसी में से एक प्रॉपर्टी ये लखनऊ का है। लखनऊ के बेहद पौष इलाके में ये प्रॉपर्टी 194 वर्ग मीटर का और इसे भी कुर्क किया जा रहा है। तो योगी सरकार का यह चाबुक सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि मऊ में भी चला है। वहां भी मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले सुरेश सिंह के एक मकान को कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया। लखनऊ की तरह वहां भी ढोल नगाड़े के साथ लाउड स्पीकर के जरिए कुर्की का ऐलान किया गया है। बताया गया कि आरोपी सुरेश सिंह भी मुख्तार अंसारी की गैंग का सदस्य था, जिसने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर यह मकान खरीदा था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। मुख्तार अंसारी के करीबी महमूद अहमद निवासी हकीकतपुरा के 4 वाहन, जिसकी अनुमानित लागत 33,10,000 रुपये, उसे भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क करने का आदेश दिया गया है। यह संपत्ति जो दुकान और मकान 1,80,00,000 रुपये और
4 वाहन जो 33,10,000 रुपये का है। एक बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर की जा रही है। और इसी तरह मेरठ में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाई का हंटर चलाया। यहां सदर बाजार थाना के तहत आने वाले पटेल नगर इलाके में बदमाश हाजी इकबाल की करोड़ों की संपत्ति कुर्की गई है। इस इलाके में कुख्यात गाड़ी चोर हाजी इकबाल और उसके तीनों बेटों की करोड़ों की आलीशान कोठी है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाजी इकबाल पिछले 2 दशकों से गाड़ी चोरी करवाकर उसके स्पेयर पार्ट्स बेचने का गोरख धंधा चला रहा था। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि हाजी इकबाल के खिलाफ अन्य राज्यों में भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। थाना सदर बाजार पे पंजीकृत अभियोग संख्या 219/21 जो विरुद्ध हाजी इकबाल एवं 3 अन्य नफर था। इसकी विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि यह हाजी इकबाल जो गैंग लीडर है, यह अवैध रूप से वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता है और इस अपराध के दम पर इसने संपत्ति अर्जित की हुई थी। तो इसमें विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसकी 2 कोठियां पटेल नगर स्थित उनको जब्त किया है और इन कोठियों की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों और बदमाशों पर कार्रवाई के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं कि रोपड़ जेल में अपनी आंखों का तारा बना करके, दुलारा बना करके कांग्रेस पार्टी जिस मुख्तार अंसारी नाम के माफिया को सहेजने का काम कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश की सरकार खींच करके सिखों के पीछे ला करके उनको दंड भोगने के लिए मजबूर किया है और तमाम उनके गुर्गे, उनकी संपत्तियां, उनके साम्राज्य को ढहाने का काम किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं को माफी नहीं है, माफियाओं के साथ पूरी कठोरता का व्यवहार किया जा रहा है। संविधान सम्मत कोई भी कार्रवाई करने के लिए सरकार की एजेंसी स्वतंत्र है और संविधान की व्याख्या करने का हक अदालत को है। बगैर किसी अदालती आदेश के किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं परेशान किया जाना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की और इस कार्रवाई को सिर्फ दिखावा करार दिया। माफियाओं की प्रॉपर्टी कुर्क कर रही है। इससे आम जनता को क्या पड़ता है? आम जनता को चाहिए सस्ता रोटी, सस्ता सामान, उसकी उपज को लाभकारी मूल्य, उसके बीमार आदमी को दवा, उसके चलने के लिए अच्छी सड़क, नदी पार के लिए अच्छा पुल, दवा कराने के लिए मेडिकल कॉलेज, ये न जनता को चाहिए। माफिया का घर गिरा दिया तो इससे आपको क्या मिला, हमको क्या मिला? वो माफिया को घाटा लगा, दूसरे को लाभ, उससे क्या हो गया? सरकार तो कल्याणकारी सरकार होती है ना, कल्याण करने के लिए जनता की, तो ये बतावे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं। मेरे तमाम सहयोगी भी कई बॉर्डर से आपको पूरी अपडेट देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के खास मौके पर किसानों को बड़ी सौगात दी, बड़ा तोहफा दिया। उस कृषि कानून को रद्द कर दिया जिसके आंदोलन में कई लंबे वक्त से, करीब 1 साल से, 26 नवंबर को 1 साल का पूरा ये वक्त भी हो जाएगा, किसान धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन बावजूद इसके अभी भी वो अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और साथ ही उसी तरह से बॉर्डर की बंधक वाली तस्वीर सामने आ रही है। मैं इन तस्वीरों के साथ आपको पूरी अपडेट यहां पर देना चाहूंगी क्योंकि सवाल यही खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगर ये कहते हैं कि जिस कानून को किसानों की बेहतरी के लिए बनाया गया था, शायद उसे हम डिलीवर करने में, कन्वे करने में कामयाब नहीं हो पाए, हम इस कानून को रद्द करते हैं। बावजूद इसके आखिर ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? बावजूद इसके आखिर क्यों किसानों को विश्वास यहां पर नहीं हो रहा? बावजूद इसके क्यों आखिर इसी तरह की बॉर्डर को बंधक बनाने वाली तस्वीर सामने आ रही है? मैं अपने सहयोगी कमल से कहूंगी कि आप ये टेंट की तस्वीरें दिखाएं ताकि इस टेंट की तस्वीरों को दिखाते हुए ये मालूम चल पाए कि अभी भी किसान टस से मस नहीं हुए हैं, एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 6 मांगे रखी हैं। इन मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी, बिजली बिल वापसी, पराली जलाने पर किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाने,
साथ ही साथ किसानों के ऊपर दर्ज मामलों की वापसी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग यहां पर कही गई है। अब ये 6 मांगे भी यहां पर सामने आ रही हैं और इसी के साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देखिए, हर वर्ग की अपनी कुछ समस्या है, हर वर्ग की अपनी कुछ मांग है। अगर सभी इसी तरह से धरने पर आ गए तो फिर आखिर क्या ये देश सिर्फ धरने और आंदोलन के लिए बन जाएगा? और खासतौर से ऐसे वक्त में जब कोई जनप्रतिनिधि सामने आता है या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने आता है तो धरना खत्म कर दिया जाता है, प्रदर्शन खत्म कर दिया जाता है, आंदोलन की भड़कती आग शांत हो जाती है। लेकिन जो पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है उसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कृषि कानून हम रद्द करते हैं, किसान अपने घर जाएं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। बावजूद उसके महापंचायत की तैयारी होती है, बावजूद इसके कूच करने की तैयारी होती है, बावजूद इसके ट्रैक्टर रैली निकालने की बात सामने आती है, महारणनीति अभी भी बन रही है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है इन आंदोलनकारियों को, जो कि लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतों का सामने वहां से गुजरने वाले लोगों को और साथ ही साथ यहां के स्थानीय लोगों को भी देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार कई बने हुए हैं, लेकिन मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। तो बीजेपी नेता मनीष जी, यहां पर आपसे हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री सामने आते हैं, वो ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, वो भी गुरु पर्व के खास मौके पर, कि हम अपना ये कृषि कानून वापस लेते हैं। हालांकि ये कृषि कानून हमने एक बेहतरी के लिए, किसानों के लिए बनाया था, बावजूद इसके विश्वास यहां पर नहीं है, अभी भी बॉर्डर बंधक है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रकाश पर्व के दिन जो अपना वक्तव्य दिया उससे सारी स्थिति स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा कानून प्रकाश के दिए की तरह है और स्वच्छता, लेकिन हम लोगों ने, लगता है लोगों को समझाने में हम लोगों को विफलता मिली है। उसके आधार पे तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और किसानों से अपील की कि वो अपने खेतों और घरों को लौट जाए और जैसे पूर्व की तरह जीवन को आगे बढ़ाएं और देश के विकास में भागीदार हो। और हमको लगता है कोई कारण नहीं है कि बॉर्डर पर लोग बैठे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे ये भी कहा कि एमएसपी को लेके भी एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे, तमाम संगठनों के लोगों से भी बातचीत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी के बातों पर भरोसा करके जो लोग बचे हैं अभी सीमा पर, उनको वापस जाना चाहिए। बिल्कुल, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सतीश जी, आपने यहाँ पर मनीष शुक्ला को सुना, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए और बीजेपी भी लगातार ये कहती रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वापस ले चुके हैं, फिर भी क्यों आखिर बॉर्डर इसी तरह से बंधक है? क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? अब कुछ और मांगे यहाँ पर सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है क्या कुछ अब इस पर सियासी तौर पर तस्वीर अभी भी हमें वही नजर आती है? नहीं, देखिए, कृषि कानून किसानों के हित में है या नहीं है, बीजेपी पहले दिन से ये दावा कर रही थी और किसान इस बात को लेकर के कह रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं स्थिति देश में खराब होगी। लेकिन चलिए, ये बात प्रधानमंत्री की बात। मेरा कहना ये है, मनीष जी से मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ कि तमाम के लोग और तमाम जनता ये कह रही थी कि ये कृषि कानून गलत है। मेरा कहना यह है कि 750 लोगों की जान गंवा करके, लाखों लोग अपने घर, अपने परिवार, अपनी खेती को छोड़ करके अगर सड़क के ऊपर बैठे हैं तो सरकार क्या करेगी? मेरा कहना यह है कि आज लगभग 1 साल के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आ रहा है, सतीश जी मान तो ली ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को मान तो लिया ना और वापस कृषि कानून को मान लिया। उन्होंने कहा बेहतरी थी, हम शायद इसको पहुंचा नहीं पाए कुछ किसानों तक, इसलिए हम वापस लेते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री पर भी विश्वास नहीं है? आप तो खुद एक जनप्रतिनिधि, समझते हैं कि जब भी किसी कानून को वापस लिया जाता है तो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब भी जो बॉर्डर बंधक है उसे इसी तरह से बंधक बनाया जा सके। एक विश्वास भी तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पर होना चाहिए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों का विश्वास है। प्रधानमंत्री जी को किसी के ऊपर विश्वास है या नहीं, ये सवाल ये है ना। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन आगे बढ़ी ये किसान मजदूर आंदोलन था। हालांकि इसका नेतृत्व कहीं ना कहीं किसानों ने किया था और किसानों की जो मांगे हैं
एमएसपी के लिए कानून बने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिजली बिल का जो संशोधित बिजली बिल है उसको वापसी किया जाए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस किसान आंदोलन के दौरान कहीं ना कहीं मजदूरों की सहभागिता थी, और मजदूरों के लिए अभी मैं आपको एक बार बता दूं कि जो नया भूमि सुधार कानून है उसमें यह भी कहा है कि अगर किसान की भूमि को सरकार अधिग्रहित करेगी तो उससे माइग्रेट होने वाले जो मजदूर हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन काम वो कहीं ना कहीं खेती किसानी का ही करते हैं, उनके जीवन पर भी ऐसी भूमि का प्रभाव पड़ता है। इस दौरान इस संगठन के दौरान ये बात भी उठी थी कि उनके लिए एक सामाजिक एनालिसिस जो मैंडेटरी है नहीं है पिछले वाले कानून में। हमारा कहना यह है कि जो मजदूर हैं उनके जीवन में जो भूमि अधिग्रहण के दौरान जो प्रभाव पड़ते हैं उनके लिए एक सुनिश्चितता बने, कानून बने। बिल्कुल, देखिए सतीश जी, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं और यकीनन इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बीच सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि आखिर कब तक यूं ही आंदोलन चलता रहेगा, कब तक यूं ही आंदोलन की ये पूरी तस्वीर बनती रहेगी, कब यहाँ पर एक जिंदगी जो है दोबारा से ढर्रे पर नजर आएगी, क्योंकि 26 नवंबर को पूरा एक साल किसान आंदोलन को लेकर हो जाएगा। अब दोनों ही खास मेहमानों से आगे बातचीत होगी। इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर किसानों की आगे की रणनीति दिखाई दे रही है, किस तरह से सियासी तौर पर तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप भी हैं, तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी कमल से मैं फिर से इन तस्वीरों के साथ दिखाते हुए एक और अपडेट यहां पर इस बीच आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानून फिर लाने की बात कही है। मंत्री पटेल ने दावा किया कि हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें समझाएंगे और जब सब सहमत हो जाएंगे तब कृषि कानून फिर लाएंगे। देखिए, यह मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है। और फिर उन्होंने ये जो कार्यक्रम में बातचीत की है ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में, उनको संबोधित करते हुए ये कहा है। हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही तो होता, लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मनीष जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुरु पर्व के मौके पर कि हम इस कृषि कानून को रद्द करते हैं। हालांकि एक संवैधानिक प्रक्रिया होगी जिसके तहत ये कानून रद्द होगा, लेकिन इस बीच जिस तरह से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री यहां पर कह रहे हैं कि किसानों को फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा और कृषि कानून को वापस लाया जा सकता है, ये भी बात जो है किसानों को चुभ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर मंशा वापस लाने की ही है तो फिर आखिर क्यों इस बात का ऐलान किया गया कि कृषि कानून रद्द किया जाएगा। आपको लगता है कि इस बीच सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जिस कृषि कानून को लेकर ये पूरी तस्वीर देश भर ने देखी है, अगर फिर से इसकी वापसी की बात यहां पर की जाएगी तो आंदोलन आखिर किस तरह से खत्म होगा। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद कौन किस कॉन्टेक्स्ट में कहां जवाब दे रहा है उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। और कृषि कानून को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दिए की प्रकाश की तरफ ये पवित्र है। दूसरी बात, जो कृषि कानून था वो छोटे और सीमांत किसानों के हित में था। लेकिन ये बात ठीक है कि लोकतंत्र में सबकी सहमति होनी चाहिए। कुछ लोगों की असहमति थी, उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने लगातार किसान हितैषी फैसला लेते रहे, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, बीज और खाद की उपलब्धता ठीक की, यूरिया कोटेड जब खाद लेकर आए उसके नाते से उसका ब्लैक मार्केटिंग रुका। तो तमाम ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य सरकार ने लिए हैं जो किसानों के जीवन स्तर को ठीक करने में मदद करेंगे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये ऐलान भी किया कि जब वो ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात, शायद पार्टी की जो बात थी या देश की जो बात थी वो किसानों के हित में रही, लेकिन वो पहुंचाने में सही साबित नहीं हो पाए, ठीक से उसे डिलीवर यहां पर नहीं कर पाए। सतीश जी भी हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, मुद्दा यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर ये कहते हैं कि अब वो कृषि कानून को रद्द करते हैं, फिर आखिर ये विश्वास यहां पर क्यों नहीं जागता है। और इस बीच एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि ऐसे
तो कई वर्ग हैं, हर वर्ग की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं। अगर हर वर्ग धरने पर आ जाएगा तो फिर किस तरह से ये देश चलेगा, किस तरह से ये देश की जनता जो है वो रास्ते में चलेगी। बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है, कुछ जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि शायद ही कोई होगा जो अन्नदाताओं के साथ नहीं होगा, हर कोई देश के अन्नदाता के साथ है, लेकिन ये मुद्दा भी बेहद गंभीर है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको असहमति जताने का एक साधन आंदोलन ही है ना, और आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। ये देश भी आजाद कहीं ना कहीं आंदोलन से हुआ, तो आंदोलन से डरना नहीं चाहिए। आंदोलन एक तरीका है कि अपनी असहमति सरकार के सामने अपनी बात पेश करने का। देखिए, यहाँ देश के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा सतीश जी, आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात जरूर पूरी करिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि किसानों को पूरा हक है आंदोलन करने का, हर वर्ग को हक है, लेकिन सड़कें अनिश्चितकाल के तौर पर बंद नहीं की जा सकती। आने वाले जाने वाले लोगों को दिक्कतें यहाँ पर नहीं दी जा सकती। यहाँ कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, इस महा कवरेज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।